how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome to the digital platform of Sri Karni Academy and EduTech, and I'm your economics educator Tanuja Rathod. So students, in the last class we have started chapter number 3 demand. हमने demand वाला जो chapter है वो start कर लिया था, right? So last class में हमने क्या सीखा था कि demand क्या होती है, देन हमने शेड्यूल सीखा था कि मार्केट शेड्यूल होता है, एक होता है इंडिविजुअल शेड्यूल होता है ना। तो इस तरह से हमने शेड्यूल सीखे थे और बहुत सारी हमने क्या सीखा था, कर्व सीखा था, और हमने लास्ट में सीखा था कि जो डिमांड का जो स्लोप होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। तो आई होप आपने उसके सारे नोट्स बना लिए हैं एंड नोट्स बनाते रहिए इकोनॉमिक्स में, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, नोट्स के बिना ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए और साथ साथ में पढ़ाई भी कम से कम 1 आवर इकोनॉमिक्स को दीजिए। 1 आवर इज़ मोर देन इनफ। आपको 1 घंटा तो इकोनॉमिक्स पढ़नी है ऑन डेली बेसिस, ठीक है। एंड आज की जो क्लास है वो होने वाली है पार्ट 2, यानी कि आज हम सीखेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस पे बेस्ड है, इंडिविजुअल आइटम्स, इंडिविजुअल्स पे बेस्ड है। इंडिविजुअल में कौन आते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर आता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर आता है। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, हमें अपने आप को मानना है हम एक कंज्यूमर हैं। हमें क्या है, कंज्यूमर है। हम ऑब्वियसली कंज्यूमर हैं, बट हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब सप्लाई वाला चैप्टर आएगा तो आप दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, दोनों में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब सप्लाई वाला जो चैप्टर आएगा उसमें आपको एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आप इसे डिमांड वाले चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। सो हम लोग एक कंज्यूमर हैं, ओके। तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है मार्केट की तरफ, हम कंज्यूमर एक रैशनली लेके चलते हैं। रैशनल अगर बात करें तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले। कोई भी वो प्रोडक्ट खरीदने जाए उसकी क्वालिटी अच्छी हो लेकिन उसकी प्राइस हमें कम देनी पड़े। हर एक रैशनल कंज्यूमर यही चाहता है कि मुझे कम दाम पे ज़्यादा अच्छा सामान मिले, होता है ये कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर का नेचर है, एक रैशनल कंज्यूमर इस तरह से सोचता है। तो जब हम डिमांड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें रैशनल माइंड होके सोचना है कि एक आम जो कंज्यूमर है वो क्या सोचता है। तो तब ये चैप्टर समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, सो आज का जो सेशन है वो हम सीखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ वर्ड आ गया इसलिए आपको डरने का नहीं है। लॉ वर्ड मतलब ये नहीं कि कोई हम कानून पढ़ने वाले, हम एक सिंपल जैसे एक लॉ होता है वो हम डिमांड का पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी विथ योर नोटबुक, पेन, और जो भी आप रजिस्टर रखते हो, बुक रखते हो, ठीक है, कीप बिसाइड यू। और इस लेक्चर को सुनिए और अपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको लगते हैं उसे आप नोट डाउन कीजिए। So students, let's begin with law of demand. What does it say? So पहले मैं आपको simply एक definition read करूँगी, then I will try to explain what does this law mean to you by giving several examples from day to day life. So आप day to day life में कैसे behave कर रहे हो मार्केट में, वही हम लोग माइक्रो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So देखिए, law of demand states that मतलब ये law of demand ये कहता है कि other things remaining constant, quantity demanded increases with a decrease in own price of the commodity and vice versa. Now some of you ask कि मैम ये क्या definition है, हमें तो confusion हो रहा है। तो हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ रखी है और हम ये आम जो हमारी डे टू डे लाइफ है इसमें हम ये चीज़ फॉलो करते भी हैं। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है आप जो डेली में आप यूज़ कर रहे हो उसकी प्राइजेस बहुत बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा कम खरीदने लग जाते हो, है ना, क्वांटिटी कम कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में फ्रूट्स आ रहे हैं, ठीक है,
अब आपको पता है कि फ्रूट्स की कीमतें बढ़ रही है, तो हम लोग, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करता है, वो डिमांड करना कम कर देता है, बिकॉज उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे, तो हर एक कंज्यूमर क्या चाहेगा, मुझे कम पैसे में, चलो हम कम खा लेंगे, ठीक है। तो प्राइजेस जब बढ़ रही होती है तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देता है। और यही सिंपल लैंग्वेज में एक इसी जो लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड, इसी चीज़ को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इस लाइन को आपको आंसर में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज दी हेड, आप कह लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनकम्प्लीट है। वाई आई एम सेइंग दिस, तो वो मैं आपको आफ्टर कुछ देर बाद बताऊंगी, आफ्टर सम टाइम। बट पहले हमको ये समझना है वो क्या बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड। आगे की डेफिनेशन पढ़िए, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज हो जाती है विथ अ डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस। सो जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज मतलब प्राइस कम हुई है, और प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ा है कि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है या फिर नेगेटिव रिलेशन होता है। मैंने बताया था जब ये कोई चीज ऑपोजिट जा रही है तो वो नेगेटिव रिलेशन शो कर रही है, और जब कोई चीज पॉजिटिव, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं या दोनों साथ साथ कम हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग दो चीजों को रिलेट करते हैं। पहली चीज क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड को, क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरी चीज क्या है, हम लोग लेते हैं प्राइस को, ठीक है। सो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, हम दो चीजें लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, अदर थिंग्स वाली बात को छोड़ दीजिए। जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। तो पहले हमें किसे पढ़ना है, हमें प्राइस को पढ़ना है कि प्राइस का क्या नेचर हो रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड का नेचर चेंज प्राइस के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो प्राइस क्या है, एक फैक्टर है जो उसके बदलाव से हम हमारी क्वांटिटी को कम ज्यादा करते हैं। प्राइस वो चेंजिंग फैक्टर है, ठीक है। हम लोग एक कंज्यूमर क्या देखते हैं, कीमत देखते हैं कि अच्छा प्राइस बढ़ रही है, कम खरीदो कम खरीदो, प्राइस कम हो रही है, ओके ओके ज़्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है, कम प्राइस में हमें ज़्यादा मिल जाएगा। तो हमारा जो चेंजिंग फैक्टर है वो क्या होगा, वो होगा प्राइस, कीमत। नाउ व्हाट इज अदर थिंग, समझ आएगी कि यानी कि जब हमारी प्राइसेस इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर क्या सोचता है कि हम कम में काम चला लेंगे, कम खरीद लेंगे, कम खा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े, तो कंज्यूमर ज़्यादा पैसे देने नहीं चाहता कभी भी मार्केट में। दूसरी चीज़, इसको वाइस वर्सा करके समझो कि किसी चीज़ की कीमत कम होती जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको कल न्यूज़पेपर में आता है कि सोना बहुत ज़्यादा, सोने की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सो आप लोग क्या करोगे, सब लोग अपने अपने जो गोल्ड स्मिथ है उसके पास जाके 10-10 फिंगर्स में, चलो यार गोल्ड सस्ता हो गया, लेके आ जाते हैं ना, रिंग्स लेके आ गए बहुत सारी, या मम्मी ने बहुत सारा ऑर्डर दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइसेस कम हो गई हैं, तो वो क्वांटिटी डिमांड अपनी ज़्यादा कर लेंगे, क्या पता कल वापस प्राइस बढ़ जाए तो, है ना। प्राइस चेंजिंग फैक्टर रखना है यहाँ पे। तो हम क्वांटिटी डिमांडेड को पहले नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। कौन सा रिलेशन, नेगेटिव, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, एंड इफ प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। मैंने पहले किसको पढ़ा है, प्राइस को, प्राइस को फैक्टर लेना है, चेंजिंग फैक्टर, उसके ऊपर डिपेंड करती है डिमांड। डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे डिपेंड करती है। तो पहले प्राइस को बदलो, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। इट्स सो सिंपल कॉन्सेप्ट, यही है लॉ ऑफ डिमांड। इतनी ही लाइन लिखनी है। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन नहीं लर्न हो रही है, आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, आप सिंपल लैंग्वेज में ये लिखिए कि इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी लिखिए आप, प्रोडक्ट लिखिए, कुछ भी लिखिए, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड डिक्रीजेस,
ठीक है, अगर आप बहुत आलसी है तो आप सीधा लिख के और वाइस वर्सा कर दो, लेकिन अब आपको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है, वर्ड्स और ऐड करने हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, एंड इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, एक बार इंक्रीजेस एक बार डिक्रीजेस, देन इट्स डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है, आपको स्टार पॉइंट लिखवाया है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स कौन सी है? क्या एक कंज्यूमर सिर्फ प्राइस को ही देखता है? ऑफ कोर्स प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिससे हमारी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। वो है इनकम हो गए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, जो हम फर्दर आज की क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो अदर फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखो, उनको छेड़खानी नहीं करनी है, उनको सोचो कि वो है ही नहीं। हम सिर्फ दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट हम दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज प्राइस एंड द अदर वन इज क्वांटिटी डिमांडेड। इसीलिए क्योंकि डिमांड सिर्फ एक चीज पे इन्फ्लुएंस नहीं होती है, प्राइस से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हम उन फैक्टर्स को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस हम उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो है ही नहीं, हम उन्हें कांस्टेंट समझ रहे हैं। ठीक है, सो जब भी स्टार्ट करो लॉ ऑफ डिमांड, या एंडिंग में लिख दो या स्टार्टिंग में लिख दो, क्या लिखोगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर things remaining constant. Shall I write here? Okay, now अब मैं वापस से रीड आउट कर रही हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मतलब डिमांड का क्या लॉ है, क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड, सो व्हाट विल यू राइट? फर्स्ट लाइन, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। If the price of a commodity increases, its demand decreases, and if price of a commodity decreases, its demand increases. So it's very simple. And अगर आप ये वाली definition लिखना चाहते हो तो इसमें क्या लिखेंगे, other things remaining constant, quantity demanded increases with a decrease in its own price. अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, हमने पहले क्वांटिटी डिमांडेड को लिख दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि अरे ये तो मैं प्राइस को, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। बट पहले हमें क्या, कौन सा फैक्टर चेंज करना है, हमें चेंज करना है पहले प्राइस, क्योंकि प्राइस के बेसिस पर ही एक जो कंज्यूमर होता है वो रिएक्ट करता है। अगर प्राइसेस बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हैं, और प्राइसेस रिड्यूस हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डिमांड। अब इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर बोलें, देन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइस। और एक और लाइन हमें क्या लिखनी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आई होप यू गॉट दिस। अब आपको ये तो पता चल गया है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव, या फिर उसको मैं एक और वर्ड क्या बोल सकती हूँ, इनवर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, जब जो दो चीजें ऑपोजिट जा रही हैं, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, और दूसरा डिक्रीज तो इंक्रीज, तो ऐसा जब रिलेशन होता है उससे हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि अगर आपसे कोई पूछे लॉ ऑफ डिमांड क्या है तो आपको अब ये लर्न हो जाना चाहिए। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड इंक्रीजेस। इतनी ही डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में और क्या चीजें हैं, द टर्म अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब ये समझा रहे हैं कि जो वो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है, ये लिखना जरूरी है, एज आई हैव टोल्ड यू। इसका मतलब है दैट ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स, ऑल अदर फैक्टर्स बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट्स को आप बोलते हो फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट्स मीन्स फैक्टर्स। तो बाकी जो फैक्टर्स हैं उन्हें आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। सो अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मींस अदर डिटर्मिनेंट्स अदर देन द प्राइस। मैंने सपोज मैं इस पेन की बात करती हूँ, ये पेन है,
ठीक है, ये पेन ही है। सो अगर इस पेन की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं इससे बोल रही हूँ कि इसकी प्राइस क्या हो गई है, इस प्राइस एक इसका फैक्टर है, तो प्राइस को मुझे इसको चेंज करना है, बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं उन्हें मुझे कांस्टेंट रखना है। अब दूसरे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? दूसरे फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे। एक है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मार्केट में क्या होता है ना, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक ये पेन है, एक ये पेन है, ये दोनों पेन की जो मार्केट में डिमांड है क्या है, ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स कहला सकते हैं। तो इस चीज की जो डिमांड है, तो मुझे इसकी क्या रखनी है, कांस्टेंट, इसको भूल जाना है, अदर फैक्टर है ये, इसको भूल जाना है, मुझे सिर्फ इसकी प्राइस को देखना है, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस पेन को खरीदने के रुपए हैं, ठीक है, अब आपकी इनकम हो गई कम, ये आता है 1 लाख रुपीज का पेन, यस ये 1 लाख रुपीज का पेन है, आपकी इनकम थी, आपने अफोर्ड किया, अब आपकी इनकम कम हो गई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम कम हो गई है, अब आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सो इनकम पे भी डिपेंड करती है ना डिमांड, तो आप नहीं खरीदोगे। किस पे डिपेंड करी, इनकम पे डिपेंड करी। दूसरा पहला क्या फैक्टर बताया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर इसकी प्राइस चेंज होती तो इसकी भी डिमांड चेंज हो जाएगी, तो उन फैक्टर्स को हमें भूल जाना है, उन्हें हमें कांस्टेंट रखना है। अब इन फैक्टर्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये आपके चैप्टर का एक पार्ट भी है, इसे हम पढ़ेंगे कि अदर फैक्टर्स चेंज होने से क्या होता है। बट अभी लॉ ऑफ डिमांड में इट इज वेरी सिंपल कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, if price of a commodity increases, its demand decreases, and if price of a commodity decreases, its demand increases. So it's very simple concept. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि law of demand क्या होता है। So let's move forward. अब हम लोग एक explanation के साथ पढ़ रहे हैं। देखिए the schedule, अब बताइए schedule क्या होता है? हमने पढ़ा है market schedule और individual schedule. Schedule means table. The schedule shows that quantity demanded increases from 100 to 150 units. ये शेड्यूल बता रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी जो हम डिमांड करते हैं वो चेंज हो रही है, 100 से 150 होती है, ठीक है। When own price of the commodity reduces from 10 to 9 per unit. Likewise, quantity demanded increases from 150 to 200 units when own price of the commodity reduces from 9 to 8 units. ये एक्सप्लेनेशन है, इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस शेड्यूल को देखिए, ये आपको गिवन है प्राइसेस, ये गिवन है आपको क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि ये इस प्राइस पे आप इतना इतना सामान खरीद रहे हो। तो देखिए जब प्राइस हुई 10 रुपए, ये रुपए की बात है, रुपीज में 10 रुपए, तब आप 100 चीज लेके आ रहे थे, 100 क्वांटिटी लेके आ रहे थे, 100 किलो नहीं है, कुछ भी हो सकती है ये क्वांटिटी, ठीक है, 100 क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे थे। अब मुझे बताओ प्राइस कम हो रही है तो आप ज्यादा खरीदना चाहोगे, राइट, तो आपने 150 खरीदने लग गए। फिर प्राइस और कम हो रही है तो आप 200 खरीदने लग गए। फिर प्राइस और ज्यादा कम हो रही है तो आप 250 खरीदने लग गए। अरे ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइसेस कम होती जा रही है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, ये लॉ है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा हर कंज्यूमर करता है, हर कंज्यूमर करता है। तो हमने यहाँ दो फैक्टर्स कौन से पढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में, एक होता है प्राइस और एक होती है क्वांटिटी, ठीक है। तो यही एक्सप्लेनेशन समझा रहा है कि जैसे क्वांटिटी डिमांडेड देखिए इंक्रीज हुआ, यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज, बट ये क्यों हो रहा है, बिकॉज प्राइस रिड्यूस, प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पे देखिए और प्राइस गिरा, या 9 से 8 हुआ, प्राइस और गिरा, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज हुई और इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है, प्राइस रिड्यूस होती जा रही है, राइट। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा और अब लर्न भी हो गया होगा लॉ ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स या फिर डिमांड फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, जैसा मैं आपको बता रही थी, एक तो प्राइस पे डिपेंड करता है और अदर फैक्टर्स भी हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताओ या डिमांड फंक्शन बताओ, या फिर एक वर्ड आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बताओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड,
ये सब बताओ आप। क्या क्या बताओ? डिटर्मिनेंट्स बताओ, डिमांड फंक्शन बताओ, या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बताओ, सब बताओ। सो देखिए डिमांड फंक्शन क्या बोलता है, दो तरह के डिमांड फंक्शन हम पढ़ेंगे। पहला है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दूसरा है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन मतलब देखो, मैं मार्केट में अपने पर्स में पैसे लेके गई, 100 रुपीज़ लेके गई, मैं कोई चीज़ खरीदने गई। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन ही खरीदने गई, मेरे पास अभी यहाँ पे एक पेन ही है, तो मैं ये पेन खरीदने गई, मेरे पास पॉकेट में क्या है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट की डिमांड किस पे बेस्ड है, प्राइस पे बेस्ड है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है कि एक इंडिविजुअल क्या सोचेगा, एक इंडिविजुअल क्या सोचेगा जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएगा। एक तो जेब में पैसे सोचेगा, और चीज़ें भी वो सोचता है, वो और चीज़ें भी इसकी डिमांड पर अफेक्ट डालती हैं। इसीलिए वो वर्ड क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वो कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे? एक तो मुझे पता है प्राइस है, मैं शॉप पे गई, उसने बोला ये पहले ये 100 रुपये का आता था, अब बोले ये 500 का हो गया मैम, और मेरे जेब में तो पैसे ही नहीं है, मैं तो 100 रुपीज़ ही लेके आई हूँ। फिर क्या होगा, मतलब मैं उसे नहीं खरीद पाऊंगी। क्योंकि मैं उसे क्यों नहीं खरीद पाऊंगी, ऐसा नहीं है, बट मेरे पास इनकम नहीं है, प्राइस बढ़ी इनकम नहीं है, तो मैं डिमांड उसकी कम कर दूंगी, ठीक है। तो दूसरे और कौन कौन से फैक्टर्स है, एक इंडिविजुअल क्या सोच के करता है, और मार्केट में पढ़ेंगे हम मार्केट क्या रिएक्ट करता है, कौन से अदर फैक्टर्स है जो मार्केट पे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। आप लोग इसे लर्न कर लीजिए, ये लर्न कर लीजिए नहीं मतलब नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या है, dx, डी ऑफ एक्स मतलब डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स एक कमोडिटी है, एक्स क्या है, कमोडिटी, मतलब आप कोई सामान लेने जाते हो वो है कमोडिटी, एक्स है कमोडिटी। नाउ व्हाट इज डी हियर, डी इज डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड कह लो, डी क्या है, डिमांड। नाउ एफ, एफ मीन्स फंक्शन, एफ मीन्स फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, डांस फंक्शन या कुछ शादी वादी फंक्शन है, नो। फंक्शन मतलब होता है एक मैथमेटिकल टर्म है, इसका यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है। आप सिर्फ इसको, जो ये फंक्शन की बात आएगी ना, तो आपको एफ लिखना पड़ेगा कि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं किस किस का, पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, ये इंडिविजुअल की डिमांड फंक्शन है, ठीक है। सो पहला मैं पढ़ूंगी dx क्या होता है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट आता है px क्या होता है, मतलब ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, खुद की, इसकी खुद की प्राइस पे भी तो डिपेंड करता है। इसकी प्राइस है 100 रुपये, अब 200 हो जाती है तो मैं नहीं खरीदूंगी भाई, 200 का कौन पेन खरीदे। 100 में अगर कोई और आ रहा है, 100 में अगर ये पेन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 में अगर ये पेन आ रहा है तो मैं इसे खरीदूंगी, 200 रुपये क्यों दूँ इसके, क्योंकि काम तो पेन ही चलाना है ना मुझे, तो ठीक है। दूसरी बात आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं वो हम फर्दर पढ़ेंगे, बट उस पर भी डिपेंड करता है। देन बात आती, मतलब सपोज नोटबुक, प्राइस, पेन किस पे डिपेंड करता है, एक तो नोटबुक होती है, तो नोटबुक की कीमतें भी बढ़ रही है, तो मैं सोचूंगी क्या करना है, लिखना, लिख के मैं तो है ना, नोटबुक भी बढ़ रही है, फिर पेन, मुझे पेन भी खरीदना पड़ेगा, तो नोटबुक की प्राइस पे भी डिपेंड करती है हमारी डिमांड। हमें कंज्यूमर, हम 17 चीज़ें सोचते हैं कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, वो 17 चीज़ें ही हैं, ये 17 नहीं है एक्चुअली में, कितनी है, 1 2 3 4 5 ही है, बट कहावत होती है ना कि हम 17 चीज़ें सोचते हैं। एक्चुअली में हम किस किस चीज़ों पर हम लोग डिपेंड करते हैं कि हम कोई चीज़ मार्केट में खरीदने जा रहे हैं। एक तो हम देखते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है, ओन प्राइस, इसकी खुद की प्राइस कितनी है, क्या चल रही है मार्केट में। दूसरा हम देखते हैं रिलेटेड गुड्स की क्या प्राइस चल रही है। तीसरा देखते हैं इनकम, हमारी इनकम क्या चल रही है, कंज्यूमर इनकम, पैसे भी तो होने चाहिए खरीदने के लिए, ठीक है। सो वाई को हम, इनकम को, जब पूरे इकोनॉमिक्स में ऑलवेज रिमेंबर, इनकम को हमेशा वाई से डिनोट किया जाता है। इनकम को किससे डिनोट किया जाता है, वाई से डिनोट किया जाता है। तो जब भी वाई लिखा हुआ है मतलब ये इनकम है, तो कंज्यूमर की इनकम देखेंगे। दूसरा है टी, टी मतलब होता है कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है कि हमारा उस चीज को लेके एक लत है, आदत है, ठीक है, हमें वो चीज खरीदनी होती है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इस पेन से लिखने की आदत है, मुझे दूसरे पेन से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो मैं इस पेन को चाहे उसकी कीमत हो, इनकम हो, नहीं हो, कैसे भी करके अगर मैं किसी चीज़ के लिए आदी होती हूँ तो वो चीज़ मुझे खरीदनी होती है। तो कंज्यूमर कई ऐसे भी होते हैं जिनको टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी चीज़ को लेके, देन दे विल प्रेफर टू बाय नो मैटर व्हाट। नाउ ई होता है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यानी एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है मार्केट से, वो भी डिमांड फंक्शन में आता है। तो अभी तक हमने 5 कौन कौन से डिमांड फंक्शन पढ़े। सो डिमांड ऑफ एक्स क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, यानी फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सो आपको ये शॉर्ट में याद करना है, पी एक्स पी आर वाई टी ई, पी एक्स पी आर वाई टी ई, पी एक्स से प्राइस ऑफ ओन गुड, पी आर से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई से इनकम, टी से टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड ई से एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में करके आपको इसका फंक्शन बनाना है, ऑलराइट। सो ये होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो वापस से देखिए, आपको ये जो डेफिनेशन है ना, ये किसी की याद दिलाएगी जो आप लोग अभी प्रीवियसली पढ़ चुके हो। क्या है वो? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल with a rise in own price of a commodity, its demand contracts. Demand को लिख दीजिए, contracts means decreases. And with a fall in price, its demand extends. Extends मतलब increases. Contract मतलब decreases, extend मतलब increases. तो ये वाली लाइन, ये वाली लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है कहीं, याद आया? अभी पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, सेम चीज है, यही लॉ ऑफ डिमांड है। सो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी ही लॉ ऑफ डिमांड है। वापस से सेम चीज वही बोल रहा है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्राइस इंक्रीज होती है विद अ राइज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ओन वर्ड लगाओ, ओन मतलब सिर्फ इसी की प्राइस, ठीक है, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड विद अ फॉल इन ओन प्राइस इट्स डिमांड एक्सटेंड्स। ओके, इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो हमने ओन प्राइस पे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो हम एक कंज्यूमर पहले क्या देखने जाता है कि इसकी प्राइस क्या चल रही है, अगर इसकी प्राइस बढ़ जा रही है तो मैं नहीं खरीदूंगी, मैं मना कर दूंगी, रहने दो। और इसकी प्राइस अगर कम हो रही है तो मैं बोलूँगी एक और दे दो भैया, 10 रुपये में अगर ये इसकी प्राइस सपोज 50 हो जाती है और मैं 100 रुपीज़ जेब में लेके चल रही हूँ, प्राइस कम हो गई है, मैं बोलूँगी भैया 150 का ही है तो आप 2 और दे दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अगर प्राइस कम हो जा रही है तो मैं डिमांड उसकी एक्सटेंड कर देती हूँ, यानी इंक्रीज कर देती हूँ। इतना ही था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में। दूसरा देखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड मतलब क्या होता है? देखिए, इस पेन की जो कीमत है वो दूसरों पे भी डिपेंड है। दूसरे 2 तरह के गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स 2 तरह के होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखिए, इसको समझिए। पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। कौन से गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सो सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। आप इसे हिंदी में समझ सकते हैं, एक की जगह दूसरा यूज कर, एक की जगह दूसरा, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सच एज टी एंड कॉफी। कई बार हमें हम मेहमान बन के किसी के घर जाते हैं तो हमें पूछते हैं ना, आप चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे? चाय कॉफ़ी क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि क्या होता है, हम दोनों तो नहीं पी सकते ऑब्वियसली, या तो चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे। अगर चाय का मन नहीं है तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी का मन नहीं होता तो हम चाय बोल देते हैं, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों बोलते हैं कि हमें दोनों चलेंगे, ठीक है। तो आप, आई होप आप उन लोगों में से नहीं हो। हमको कोई जब पूछता है कि आप चाय लेंगे कॉफ़ी लेंगे, वी सेलेक्ट वन थिंग कि हम चाय पी लेंगे। क्या है इसका मतलब? कि चाय और कॉफ़ी दोनों सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब कंज्यूमर का जो बिहेवियर है दोनों को लेकर सेम है कि ये हॉट बेवरेजेस में आते हैं, ठीक है, कि चाय नहीं मिली तो कोई बात नहीं कॉफ़ी चलेगी। ऐसा होता है ना, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के, हम लोग क्या करते हैं, उनको एक की जगह दूसरा यूज़ कर लेते हैं, उसको हमें कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है उसको लेकर। इनडिफरेंट मतलब
कि अगर एक प्रोडक्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा यूज़ कर लूँगा, ठीक है। जैसे बॉल पेन और इंक पेन, मैं एक राइटर हूँ, ठीक है, बॉल पेन या इंक पेन, अगर बॉल पेन अवेलेबल नहीं है तो मैं बोलूँ भैया इंक पेन तो होगा, वो दे दो, ठीक है। तो हमारे पास मार्केट में हर एक प्रोडक्ट के क्या है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट्स मतलब समझे कि कोई बात नहीं, कंज्यूमर क्या होता है, कई बार इस नेचर का होता है कि अगर कोई बात नहीं, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, क्योंकि दोनों से लिखना ही तो है मुझे। चाय और कॉफ़ी का क्या एग्जाम्पल है, अगर मैं चाय पी रही हूँ, ठीक है, बट मेरे पास अभी चाय खत्म हो गई है, बट मुझे रिक्वायरमेंट है हॉट बेवरेजेस की, तो मैं क्या करूँगी, कॉफ़ी को बोल चलो आज कॉफ़ी पी लेते हैं। तो चाय और कॉफ़ी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, हम एक की जगह दूसरे को यूज़ कर लेते हैं। अब इसके केस में हम कंज्यूमर क्या रिएक्ट करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, इसका फंक्शन पढ़िए। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर। अगर मैंने एग्जांपल लिया टी का, टी और कॉफ़ी का बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, आप लिख भी लीजिएगा इस एग्जांपल को, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। सो टी आपका जो है वो मेन प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टी आपको डेली पीते हो, सब्स्टिट्यूट, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी है, ठीक है। आप चाय पर्सन हो और सब्स्टिट्यूट है उसका कॉफ़ी, ठीक है। सो अब मुझे बताओ, आप पीते हो वो कौन सी वाली आती है, वाह ताज वाली, ताज वाली टी पीते हो, ठीक है, वाह ताज। सो अब आपको पता चला है, न्यूज़ में आता है कि ताज की प्राइसेस, न्यूज़ में तो क्या आएगा, बट आप शॉप पे गए और पता चला कि प्राइसेस ताज की जो है वो इंक्रीज हो गई है, जो आप ताज वाली चाय पीते हो उसकी प्राइसेस और इंक्रीज हो गई है। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसे कंज्यूमर, आप बोलोगे चलो कोई नहीं यार, सेम प्राइस में कॉफ़ी तो आ रही है, मैं कॉफ़ी पी लूँगा, है ना। तो आपकी क्या हुई, जब टी की प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड किसकी बढ़ी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ी। कंज्यूमर कहाँ भाग जाएगा, चाय नहीं पीनी, छोड़ दो, कॉफ़ी पी लेंगे, पीना ही तो है, कुछ गर्म गर्म पीना है सुबह सुबह, तो हम लोग क्या सोचते हैं, चाय नहीं पीनी तो हम कॉफ़ी पी लेंगे, कोई बात नहीं, पर पैसे ज़्यादा नहीं देंगे, है ना। तो क्या होता है कि जब टी की प्राइसेस बढ़ने लग जाएगी, टी हमारा मेन प्रोडक्ट है, टी की प्राइसेस बढ़ने लग जाएगी तो डिमांड किसकी बढ़ी, कॉफ़ी की बढ़ी। हमें दो फैक्टर्स क्या लेने हैं, प्राइस और डिमांड। सो टी की प्राइस बढ़ी, टी की प्राइस बढ़ी तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है उस पर क्या असर हुआ, उसकी डिमांड बढ़ी। सो जब सब्स्टिट्यूट केस में रिलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। देखिए टी की प्राइस बढ़ी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ी, कौन सा रिलेशन है, दोनों इंक्रीज हुए। सो मैं यहां लिख सकती हूं, हेंस देयर इज पॉजिटिव रिलेशन in case of substitute goods, in case of substitute goods। समझ आया, सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन हो गया तो क्या लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बात करता है, ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे बात करता है। ओन प्राइस मतलब टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी को नहीं सोचेगा, वो तो सिर्फ टी का देखेगा, तो हम टी को नहीं पिएंगे। टी की प्राइस कम हुई, हम टी को पिएंगे, बस वहां है। सब्स्टिट्यूट में क्या हो जाता है, एक और हमारे पास मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। तो आप देखिए बॉल पेन, इंक पेन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आम जो आपकी लाइफ डेली लाइफ में मिलेंगे। जैसे क्या होता है, आप सोप लेने गए, ठीक है, आप नहाते हैं लक्स से। अब लक्स ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी क्योंकि उनके ब्रांड एम्बेसडर्स ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, ठीक है, करीना ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, तो लक्स ने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी। अब क्या हुआ, आप सोचोगे छोड़ो भाड़ में जाए, लक्स से नहीं नहाएंगे, अब हम तो कोई संतूर वंतूर लेके आ जाएंगे, ठीक है। या लक्स का और ऑल्टरनेटिव क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, सोप के नाम कुछ भी लिख दीजिए कि संतूर लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो लक्स वाले आप किस में चले गए, संतूर में। सो देखिए वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, एक ही प्रोडक्ट के करीब 100 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स आपको मिल जाएंगे। हमारा जो कंज्यूमर मार्केट है वहाँ पे इस तरह की है कि सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो अगर कोई एक चीज़ भी प्राइस बढ़ा देता है ना तो हम लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है।
तो कौन सा रिलेशन है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में? पॉजिटिव रिलेशन है. इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस. और फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाता है, वाइस वर्सा वाला भी केस है कि अगर सपोज चाय की कीमतें कम हो गई, चाय की कीमतें कम हो गई, हम पहले घर में टी और कॉफ़ी दोनों रखते थे, अब चाय की कीमत कम हो गई है तो हम कॉफ़ी की डिमांड हम घर में लाएंगे ही नहीं. हम चाय के 2-3 वो ताज के पैकेट ला के रख देंगे कि अब लोगों को चाय, मेहमानों को चाय ही पिलानी है, कॉफ़ी को छोड़ दो, कॉफ़ी की तो प्राइस कम ही नहीं हो रही है. तो इस केस में क्या हुआ कि टी की प्राइस हुई कम, तो मैंने कॉफ़ी की डिमांड को भी क्या कर दिया? कम कर दिया. कॉफ़ी की डिमांड को क्या कर दिया? कम कर दिया. क्योंकि मुझे पता है टी कम में मिल रही है तो मैं 2 की जगह 4 पैकेट लेके आ जाऊंगी अब. ठीक है. सो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे क्या फर्क पड़ा? सब्स्टिट्यूट गुड्स पे क्या असर पड़ा? उसकी डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है. तो ये होता है मार्केट. सब्स्टिट्यूट गुड्स समझ आए कि हम एक की जगह हम दूसरा जो प्रोडक्ट है वो यूज कर लेंगे, क्योंकि कंज्यूमर क्या होता है? इनडिफरेंट होता है. इनडिफरेंट मतलब वो ऐसा होता है कि अगर मुझे दोनों जो गुड्स दोनों सब्स्टिट्यूट होने चाहिए. ऐसा नहीं आप टी और पेप्सी को काउंट कर रहे हो. टी और पेप्सी तो या कोका कोला तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. टी और कोका कोला क्या सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के? नहीं है. ठीक है. ये एक तो कोल्ड बेवरेज है, एक हॉट बेवरेज है, और हमें हॉट बेवरेजेस की आदत होती है. ठीक है. तो अगर टी की प्राइस बढ़ी तो कोका कोला पे कोई असर नहीं पड़ेगा, टी वाले टी ही पियेंगे. मैं बात कर रही हूँ सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स की. सब्स्टिट्यूट मीन्स हम लोग एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं और हमारा जो बिहेवियर है वो इनडिफरेंट है दोनों को लेके. ठीक है. तो आप इन सब चीजों से क्या समझे हो कि पहले तो समझ लिया हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं. सो विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर. फिर दूसरा हमने एग्जाम्पल लिखना है टी एंड कॉफी. टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल लिखोगे कि इफ प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर कॉफी increases. ठीक है. पॉजिटिव रिलेशन बताना है. इफ प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीजेस डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीजेस, एंड इफ प्राइसेस ऑफ टी डिक्रीजेस डिमांड फॉर कॉफी डिक्रीजेस. ठीक है. हेंस देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टी एंड कॉफी. ठीक है. इतना सा कॉन्सेप्ट था. और दूसरे तरह के मार्केट में कौन से गुड्स आते हैं? दूसरे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. चलिए वो पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. So complementary goods are those goods which complete the demand for each other. जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ नहीं होता है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं एंड देयरफॉर दे आर डिमांडेड टुगेदर. एक साथ डिमांड किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक. ठीक है. पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर. इसका मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिखता है कार एंड पेट्रोल का. कार एंड पेट्रोल का बेस्ट एग्जाम्पल है. इसको अपन समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बात चल रही है कि हम लोग फेस्टिवल दिवाली सेल लगी है, हम लोग कार खरीद के लाते हैं. ठीक है. तो सोचा कि दिवाली सेल है, कार कम रेट में मिल रही है, अच्छी बात है. प्लानिंग की सब लोगों ने और कार खरीद के लाने का डिसाइड हुआ दिवाली पर. पता चला अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गई हैं. तो सबसे पहला इंसान होती है आपकी मम्मी. वो बोलती है अरे पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है, कार का तो भूल जाओ, अभी तो कार लानी नहीं है, मेंटेनेंस भारी पड़ जाएगा, रोज रोज कौन पेट्रोल डलाए, ये डलाए वो डलाए. तो आपका जो प्लान है वो कैंसिल कर सकती है आपकी मम्मी. क्यों करेंगी? क्योंकि वो न्यूज़पेपर में दिखता है कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई है. पर खरीद तो हम कार रहे थे, हमारा जो प्रोडक्ट वो तो कार है, पर किस फैक्टर ने उसको अफेक्ट किया? उसको किया पेट्रोल की प्राइसेस ने अफेक्ट किया. तो यानी कि कार को हम बिना पेट्रोल के चला नहीं सकते हैं. ये भी ऑब्वियसली बात है. दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं, काम उनका चल ही नहीं सकता है. ठीक है. तो कार और पेट्रोल क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए. ऐसा थोड़ी है कि कार ने चलो कार और पेट्रोल में से कोई एक चूज कर लो. ये वो टी और कॉफी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो दोनों साथ साथ वर्क करते हैं. तो आपका जो प्लान है दिवाली पे कार खरीदने का वो हो सकता है पोस्टपोन हो जाए अगर पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो रही हैं. और गवर्नमेंट ने लिख दिया कि पेट्रोल की अभी प्राइसेस हाइक होती ही रहेंगी. ठीक है. अगले इलेक्शन तक जो भी है उनका डिसीजन.
तो क्या हो गया, हमने कार का जो खरीदने का जो डिसीजन लिया था वो हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो यही होता है, क्या है ये लाइन पढ़िए, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन causes increase in the demand of other and a rise in the price of one causes decrease in the demand of other. फॉर एग्जाम्पल आपको पता चले कि पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही है और कार खरीदने का वापस से प्लान बना लोगे, ठीक है। सो क्या हो गया, यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। अगर किसी चीज की प्राइस, पहले हमें क्या चेंज करना है, प्राइस को चेंज करना है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, देन डिमांड फॉर द अदर डिक्रीज इंक्रीजेस, ठीक है। कौन सा रिलेशन हो गया ये, नेगेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा था, पॉजिटिव, यहाँ क्या है, नेगेटिव। कैसे, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन causes increase in the demand and for the other and a rise in the price causes decrease in the demand, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको समझ आया। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर का भी ले लेते हैं, चलो। ब्रेड एंड बटर दोनों कौन से गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साथ साथ खाए जाते हैं ना, साथ साथ यूज की जो चीजें साथ साथ कंबाइंडली यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो आपको पता चला कि ब्रेड की प्राइसेस कम हो रही हैं, ब्रेड की प्राइसेस, प्राइस किसकी बदल रही है, प्राइस ही बदलते हैं सबसे पहले, प्राइस कम हो गई ब्रेड की। तो आप हर वीक में कभी 3 बार ही ब्रेड बटर खाते थे, बट प्राइसेस कम हो गई है। पहले 20 रुपीज़ का आता था, अब 10 रुपीज़ का आने लग गया है ब्रेड का पैकेट। आप क्या करोगे, सोचेंगे अब तो हम हर दिन ही ब्रेड बटर खा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग बटर की डिमांड को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। कम क्या हुई थी, ब्रेड की प्राइस हुई थी कम, पर आप बटर पे क्यों गए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, हम दोनों साथ साथ खाते हैं। तो डिमांड आपने किसकी इंक्रीज कर दी, बटर की डिमांड इंक्रीज कर दी, पर कम क्या हुई थी, ब्रेड की प्राइस कम हुई थी, पर डिमांड आपने बटर की इंक्रीज कर दी। समझ आया ये कॉन्सेप्ट। सो आपको पहले लिखनी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट ईच अदर और विच आर यूज कंबाइंडली, ठीक है, जो दोनों एक साथ यूज होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख दोगे कार और पेट्रोल, और फिर लिखोगे इफ प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस डिमांड फॉर कार डिक्रीजेस, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। हेंस देयर इज नेगेटिव रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन एंड इट वॉज इंटरेस्टिंग सेशन। सो डिमांड वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो हम लोग ईजिली इस चैप्टर को रिलेट कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग and prepare your notes. Till then we'll meet in another class. Thank you so much.